हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एचआर पेरोल कैसे बनता है मैं वो बताता हूँ आपको। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और भी एचआर से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस बना के आप लोगों के लिए दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में जो सैलरी शीट होती है, जिसको हम पेरोल बोलते हैं, वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम वैसे तो अब एक्सेल शीट में जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं उसमें पूरी सैलरी बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से आपको एक पेज पे एक रोज़ एंड कॉलम्स बना करके सिर्फ एक एम्प्लॉय का एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ कि सैलरी में कौन कौन से हेड्स होते हैं, कितने हेड्स होते हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेशन करके उसमें पोस्टिंग करी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी कंपनी के जो सैलरी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से हेड्स में क्या क्या लिखना है और कितने कॉलम्स और रोज़ बनेंगे। तो मैंने अपनी शीट में सबसे पहला जो कॉलम बनाया है वो सीरियल नंबर का बनाया है। उसके बाद मैंने एम्प्लॉय कोड लिखा है, उसके बाद मैंने नेम, उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन, फिर डिपार्टमेंट, फिर बेसिक सैलरी इस एम्प्लॉय की, फिर डीए जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, फिर एचआर है जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद कन्वेंस का कॉलम बनाया है, उसके बाद ओवर टाइम, उसके बाद अदर्स में और जो चीज़ें कम एम्प्लॉय को और बेनिफिट्स जो मिलते हैं जो कंपनी उसको देती है वो सारे इस कॉलम में आ जाएंगे। इन सारे कॉलम्स को जोड़ करके जो सैलरी आएगी वो उसको हम कहेंगे ग्रॉस सैलरी। क्योंकि मैंने ये इंडिया के हिसाब से सैलरी बनाई है, जहाँ पे पीएफ जिसको प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं और ईएसआई जिसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि एज़ पर द लेबर लॉज यहाँ पे एक सैलरी की एम्प्लॉयज़ से डिडक्ट किए जाते हैं उसके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए या उसके मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। तो ये यहाँ पे उसको हम डिडक्शन भी करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय अगर कुछ एडवांसेस लेता है कंपनी से तो वो एडवांसेस यहाँ पे जो भी कंपनी की और एम्प्लॉय के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से उस एडवांसेस को हम या तो जितना एडवांस लिया है वो कि फुल पूरा अमाउंट है उसमें डिडक्ट कर देते हैं पूरे किसी महीने की किसी मंथ की सैलरी में से, या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना के हम मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी डिडक्ट करते रहते हैं। उसके अलावा कोई और डिडक्शंस होते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ के, तो वो इस कॉलम में डाल के एक और कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है कि इसमें भी किसी और तरीके के डिडक्शंस डाल करके तो ग्रॉस सैलरी में से ये सारे डिडक्शंस हम पीएफ, ईएसआई, एडवांस, अदर डिडक्शंस के नाम से जितने भी डिडक्शंस हैं सब ऐड करके ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करके फाइनली हम निकालते हैं नेट सैलरी। तो आइए हम देखते हैं कि हमने इन कॉलम्स में क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर स्टार्टिंग 1 से करते हैं हम लोग। उसके बाद एम्प्लॉय का जो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसका जो भी एम्प्लॉय कोड होता है उस कंपनी के, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग कोड्स होते हैं जिसको हम एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, तो वो कोड। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ए लिखा है। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन जो मैंने असिस्टेंट लिखा है। उसके बाद डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय काम करता है, अकाउंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसकी सैलरी ली है बेसिक जिसे कहते हैं हम 10,000। उसके बाद डीए, नॉर्मली इंडिया में 40% जो बेसिक का जो है वो डीए होता है, तो 40% ऑफ 10,000 इज़ 4,000। एचआर है मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कई एम्प्लॉयज़ को मिलता है और कई एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से, तो मैंने एचआर यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर आपके हिसाब से अगर आपकी कंपनी में किसी को मिलता है तो वो एचआर है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कन्वेंस, नॉर्मली कन्वेंस जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए फिक्स्ड होता है, लेकिन वो सब एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होता है, किसी के लिए होता है किसी के लिए नहीं होता है। तो अगर इस एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने माना है कि इस एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस नहीं मिलता है। ओवर टाइम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महीने में किसी एम्प्लॉय ने कुछ ओवर टाइम किया है
ओवर टाइम मीन्स जो एक्स्ट्रा उसके वर्किंग आवर्स हैं डेली के कंपनी के, उसके अलावा अगर उसने कोई और घंटे काम किया है पूरे महीने में, तो उसका हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स जो कंपनी देती है, कई सारे बेनिफिट्स कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इन सब का टोटल 10,000 प्लस 4,000 प्लस ओवर टाइम, इन सब को टोटल करके टोटल आता है, जो भी टोटल आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे एक्चुअल में शायद मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें टोटल गलत कर दिया है, क्योंकि इसमें टोटल जो आता है वो आता है 15,167, तो ये मैंने टोटल कर दिया है इसका। उसके बाद पीएफ जितना भी कैलकुलेट होता है, इसकी पीएफ हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक और डीए, जितनी भी एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी होती है और डीएनएस अलाउंस होता है, उस पे हम लोग इसका टोटल वो पीएफ कैलकुलेट करते हैं। उसी पे ही हम लोग ईएसआई भी कैलकुलेट करते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो ग्रॉस सैलरी में से हम पीएफ डिडक्ट करते हैं, ईएसआई डिडक्ट करते हैं, अगर एम्प्लॉय ने कोई एडवांस लिया है वो रिडक्शन कर देते हैं। उसके अलावा और कोई डिडक्शंस हैं जो एम्प्लॉय के नाम से हैं, एम्प्लॉय ने लिया है कंपनी से, तो वो डिडक्ट करके जो नेट सैलरी आती है वो हम दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सैलरी भी गलत होगी, तो अगर मैं टोटल उसके जो डिडक्शंस हैं वो ऐड कर लेता हूँ, 245 प्लस 1680 1925, इसको मैं अगर 15,167 से माइनस कर देता हूँ 1925 2 6 में 2 या 4 2 और 3 13 यस 13,242, तो उसकी एम्प्लॉय की नेट सैलरी हो गई 13,242। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद ये बताता हूँ कि ये ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस पीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और ईएसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ओवर टाइम बताता हूँ। ओवर टाइम मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही। तो ओवर टाइम कैलकुलेशन में हम लोग एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी लेते हैं और डीएनएस अलाउंस लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ओवर टाइम आवर्स, ओटी मीन्स ओवर टाइम आवर्स, और उसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि हम जो ओवर टाइम के जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम एम्प्लॉयज़ को बेसिक और डीएनएस अलाउंस, बेसिक और डीए का डबल हम उसको देते हैं। जितना भी वो ओवर टाइम करता है उसको बेसिक और डीए के डबल से हम मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो उसको हम पे करते हैं। अच्छा, इन सारी हेड्स को डिवाइड करते हैं हम 30 डेज़ से, क्योंकि एक महीने में हम मान लेते हैं एवरेज 30 डेज़, और डिवाइड करते हैं हम 8 आवर्स से, क्योंकि नॉर्मल फैक्ट्री या कंपनी के वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स पर डे, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस केस में यहाँ पे मैंने माना है कि एक एम्प्लॉय ने ओवर टाइम जो काम किया है, उसने टोटल आवर्स वो 10 आवर्स उसने ओवर टाइम काम किया है एक महीना में, तो मैंने उसकी बेसिक और डीए लिया है। बेसिक सैलरी उसकी 10,000 ली है, डीए उसका 4,000 लिया है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ़ ओवर टाइम आवर्स जो कि 10 माने हैं मैंने, और मल्टीप्लाई बाय 2 से किया है, डिवाइड कर दिया है मैंने 30 × 8 से, 30 × 8, तो इसका जो कैलकुलेट करके आया है 1167.66, जिसको कि मैंने राउंड ऑफ में करके 1116 सॉरी, इसको भी मैंने 1167 कर दिया, सॉरी 1166 को राउंड ऑफ करके 1167 मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको पीएफ कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि पीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने यहाँ पे पीएफ लिखा है, पीएफ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1680, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीएफ होता है 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 12% होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं सैलरी पे, और सैलरी लेते हैं हम, सैलरी का हम लेते हैं बेसिक और डीएनएस अलाउंस, जो कि इस केस में 10,000 बेसिक है और 4,000 डीएनएस अलाउंस है। अच्छा, इसमें पीएफ कैलकुलेशन हम उनकी सैलरी पे करते हैं, उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की लॉ है, एज़ पर लेबर लॉ, कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 15,000 या उससे कम है तो हम उस पे ही पीएफ कैलकुलेट करेंगे।
तो ये इस केस में मैंने 10,000 प्लस 4,000 14,000 इसकी वेजेस ली है, वेजेस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो उस पर मैंने 12% कैलकुलेट किया है, जो कि आया है 1,680। तो वो मैंने 1,680 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 1,680। अच्छा, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ और कैसे जाता है ये भी देख लेते हैं कि इसको हम लोग एम्प्लॉय का हम लोग 12% उसकी वेजेस में से काटते हैं, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बाइफरकेट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है कहते हैं। तो इसमें जो 12% अपने काटते हैं उसमें से प्रोविडेंट फंड, पीएफ मींस प्रोविडेंट फंड में जाता है 12% का 3.67%। ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें उसका 12% में से उसका शेयर जाता है 8.33%। EDLI मीन्स एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एंड एडमिन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं 0.5% लेकिन ये 12% क्योंकि इसको और इन दोनों को जोड़ के 12% होता है, ये 0.5 होता है। तो ये 1% जो है इसके 12% में से नहीं घटता है, क्योंकि 12% तो इन दोनों को ऐड करके हो ही गया। ये 1% हम एम्प्लॉयर शेयर में से जमा करते हैं, इडली में और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में। अच्छा, एम्प्लॉयर का शेयर देख लेते हैं। अब एम्प्लॉयर भी 12% ही जमा कंट्रीब्यूट करता है पीएफ और ईपीएफ में, जिसमें से उसका 12% में से बाइफरकेशन जो डिवीज़न होता है वो 1.67% जाता है पीएफ में एम्प्लॉई के, और एम्प्लॉई पेंशन फंड में जाता है 8.33%। तो ये होता है 10%, दोनों को ऐड करेंगे तो 10% आएगा। प्लस उसके बाद 0.5% ये जाता है दोनों हेड्स में, EDLI और एडमिनिस्ट्रेटिव में, प्लस एम्प्लॉय के सामने जो ये मैंने मेंशन किया 0.5 ये भी एम्प्लॉयर के शेयर में से ही कट हो करके इन हेड में जमा होता है। तो अगर हम देखें कि ये देखिए 1.67 8.33 10% होता है, प्लस 0.5 और प्लस 0.5 तो 1 और 1 2 प्लस 10, तो ये 12%। ऐसे ही ये टोटल 24% ये हम ऐसे कट करके और ये जमा होता है थ्रू चालान से, ऑनलाइन भी अब जमा होता है। इसके बाद मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ESI 245। अच्छा, ये यहाँ पे पीएफ जो होता है ये सिर्फ हम एम्प्लॉय का ही जो कट करते हैं वो ही यहाँ पे डिडक्ट होता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं होता है। ESI कैसे डिडक्ट होता है मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये देखिए ESI कंट्रीब्यूशन जो हमारा होता है वो टोटल होता है 6.5%। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 1.75%। अगेन उसकी बेसिक और सैलरी और उसका DNS अलाउंस में से हम 1.75% डिडक्ट करते हैं, जो कि होता है 1.75 इंटू 14,000, जो कि निकल के आया 245। वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 245। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है 4.75%। वो भी अगेन बेसिक और उसका DA में से डिडक्ट होता है, नहीं होता है, कैलकुलेट होता है 665। तो ये हम एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं करते हैं और ये सीधा पूरा जमा होता है ESI ऑफिस में। तो इस तरीके से सैलरी है उस सिंपल फॉर्म में बनती है बिल्कुल। और ये तो इंडिया के हिसाब से सैलरी हो गई, ठीक है। और ये मैंने बनाई है एक सिंपल पेज पे, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। वैसे तो ये एक्सेल फॉर्म में बनती है और सारे इसमें एम्प्लॉयज़ आते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यस गाइस, ये पूरी सैलरी बनाई मैंने। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं HR से रिलेटेड आपको और भी सारे, जैसे अप्रेज़ल कैसे बनता है और HR सैलरी में और क्या क्या चीज़ें अब ऐड करते हैं, क्या क्या चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें और नहीं होती हैं, और इसके अलावा जैसे क्या क्या और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं HR की, क्या क्या और रिपोर्ट्स बनती हैं, तो वो भी मैं आपको उसके लिए भी मैं आपके लिए
वीडियो बना के पोस्ट कर सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।